गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एस ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी फ्लेम कलरेशन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में। मतलब पेपर में ये नहीं आएगा कि एक्सप्लेन फ्लेम कलरेशन, वो आपसे पूछ लेते हैं कि फ्लेम पे ही कलर क्यों देती है। तो उसके लिए जो भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट ग्राउंड स्टेट में होती है, आप उनको हीट एनर्जी देते हो, वो एक्साइटेड में चले जाते हैं, एक्साइटेड में जाती है हीट एनर्जी गेन करके, लेकिन जब एक्साइटेड से वापस आती है तो एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेडिएशन या लाइट। ठीक है, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन होती है। बाकी जो इसके नोट्स है वो मैं आज इवनिंग में सेंड कर दूंगा घर जाकर भी, तो वहां से फिर आप प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। जो हमारी जुगमन की मेटल्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकती हैं, तो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4-5 रिएक्शंस होंगी, 5-6 रिएक्शंस। वो रिएक्शंस हम अपन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारा एल्कली मेटल है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, और जो भी हमारा नेगेटिव पार्ट होगा उसको फिर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आप इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। फिर हवा में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, मेरा पर्टिकुलरली जो ध्यान है वो ऑक्सीजन पे है। तो हम यहाँ पे हमारी एल्कली मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में? 6 एलिमेंट्स हैं। 6 में से फ्रैक्शन में निकाल देता हूँ क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। तो बेसिकली हमें 5 एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये 5 एलिमेंट अपन डिस्कस करते हैं। पांचों के 5 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बिहेव करती है वो हमें देखना है। अब पहली बार मैं आपको बता दूं, या वैसे पढ़ भी चुके हो, कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये उसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाती है। मतलब हमें कोई स्पेशल कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल मीडियम की या सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको थोड़ी देर के लिए हवा में खुला छोड़ दो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये इनका रिएक्टिव नेचर शो करता है। अब हमारे पास यहाँ पे एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करती हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ग्रुप 1 के अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो उनमें ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप की रिएक्शन हो सकती है। मतलब पांचों के पांचों ऑक्सीजन के साथ सेम नेचर का सेम बिहेवियर शो करेंगे, कोई जरूरी नहीं। इसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारे हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट, जैसे हमारे ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम। ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट कौन होगा? बेरिलियम। जो भी हमारे ग्रुप्स के पहले एलिमेंट होते हैं वो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है। क्यों? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये 3 रीजन बताए थे मैंने। तो लिथियम का बिहेवियर बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में थोड़ा अलग रहेगा, और बाकी जो भी वो बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, all group 1 metals are very reactive towards air। जो हमारे ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं वो एयर के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड विद एयर, सोडियम फॉर्म्स
oxide with air, whereas larger size group 1 elements, अब लार्जर साइज में कौन कौन आ गया, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, फॉर्म सुपर ऑक्साइड विद एयर या ऑक्सीजन, जो भी आपका मन करे। तो हमारे जो 5 तरह के एलिमेंट हैं, वो 5 तरह के एलिमेंट 3 तरह के कंपाउंड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड। जो लिथियम है, लिथियम ही हमारा बनाता है नॉर्मल वाला ऑक्साइड। तो यानी कि यहाँ पे मैंने आपको ऑक्साइड की ही 3 डेफिनेशन दे दी, मोनो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तीनों के तीनों कब बनते हैं, जब आप ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे। लेकिन फिर तीनों में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस भी हमें बताना है। तो पहले मैं वो डिफरेंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करूंगा। तो हमारे पास हमारे 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड एक बात है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये वाला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, जब मैं आपको हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा था। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, परऑक्साइड में होती है -1 और सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। मेरे कहने का ये मतलब है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, परऑक्साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। फर्क देखो, ऑक्सीजन एटम पे 2 नेगेटिव और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे सिंगल चार्ज होता है, -1 चार्ज। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 1 है, तो एक एटम में कितना हो गया, 1/2, यानी कि हाफ। तो यही मैंने बताया। तो ये 3 तरह के कंपाउंड हैं। लिथियम ने तो वैसे भी इनकी बात नहीं मानी थी, लिथियम का एनोमलस बिहेवियर होता है, तो इसलिए लिथियम ने क्या किया, लिथियम ने बनाया ऑक्साइड सबसे अलग। सोडियम बनाता है परऑक्साइड और बाकी सारे बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो इसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन शो करेंगे, लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब देखो एक बार, लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। -2 को न्यूट्रल कौन करेगा, +2। तो कितने लिथियम आएंगे, 2। ये फॉर्मूला होगा, समझ में आया। ऑक्सीजन पे चार्ज कितने, -2, उसको न्यूट्रल करने के लिए 2 लिथियम पे +2 है, तो 1 लिथियम पे +1, यही होता है, सही है। तो लिथियम ने बना दिया ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा सुपर ऑक्साइड। अच्छा एक और चीज, सॉरी पर ऑक्साइड, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया था, बैलेंस कर रहा हूं, 2 लिथियम और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए 2 सोडियम लगाने पड़ेंगे, तो Na2O2, इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड। समझ में आया। इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम। फिर पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो एम यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, M। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर रिएक्शन।
ठीक है, तो देखो कितने रिएक्टिव है, फटाफट रिएक्ट कर जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्टेबल होती है बहुत ज्यादा, उससे भी रिएक्ट कर रही है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब आप एल्कली मेटल्स को खुला हवा में तो छोड़ नहीं सकते, आप उसको ओपन एयर में छोड़ोगे, उसका कंटेनर आपने खुला छोड़ दिया, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन से वायलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्ट करने पे एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें प्रॉब्लम है। कोई कांच का कंटेनर हुआ, उसमें अगर रिएक्शन हो गई तो कांच का कंटेनर टूट जाएगा, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो फिर अपने को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन जो होती है वो काफी टिपिकल होती है। और इसी रिएक्शन से बचाने के लिए हम हमारे मेटल्स को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं या इनके ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं। चाहे केरोसिन ऑयल में डिप करो चाहे वैक्स की लेयर रखो, दोनों क्या काम करेंगे, दोनों इसको सेपरेट कर देते हैं। किससे सेपरेट कर देते हैं, ऑक्सीजन से सेपरेट कर देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देते, फिर वो थोड़ा सा मतलब स्टेबल फील करते हैं। केरोसिन जो है वो वोलेटाइल है, उसको आप रखोगे थोड़े टाइम बाद हवा में उड़ जाएगा, फिर ये रिएक्ट कर जाएगा। तो बेटर रहेगा वैक्स में डिप करके। जो भी आपको लैब वगैरह में सोडियम दी जाती है यूज करने के लिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे तो वो सोडियम आपको वैक्स वाली दी जाती है, उसको फिर आप हीट करके उसका वैक्स निकालते हैं सारा, ठीक है, जब उसको यूज करना होता है। तो ये हमारे पास हमारी पहली रिएक्शन थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो यस सर। कुछ पूछना है? ठीक है सृष्टि, सारिका, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ गए। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन गैस के साथ, अब हाइड्रोजन गैस के साथ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जब हमारे एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया था नेक्स्ट चैप्टर में। जब भी हमारी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती हैं तो मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, जिस वजह से मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन को फिर हम हाइड्राइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे आयनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। कौन से हाइड्राइड बनेंगे, आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि ये सारी मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, फिर अपने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, हाइड्रोजन गेन करेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगी। फिर जिन हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड बनती है वो कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। इसमें एक दिक्कत क्रिएट कर रहा है कौन, पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट इनकी बात नहीं मानता, सबसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। लिथियम का जो हाइड्राइड होता है वो कोवलेंट होता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। लिथियम का बिहेवियर ऐसा क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, यही बोलना पड़ेगा। तो लिथियम को छोड़ के बाकी सारे जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। Reaction takes place when heated at 673 Kelvin. फिक्स टेम्परेचर है 673 केल्विन यूज करो। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन बना देंगे। एक को छोड़ के, इसको छोड़ के लिथियम। वो कितने पे बनाते हैं, 800 डिग्री पे, 1073 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 1073 केल्विन। फिर रिएक्शन आपको पता ही है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। मेटल यहाँ पे कोई भी हो सकती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी मेटल के साथ आपने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है 673 केल्विन पे।
ब्रैकेट में ये भी लिख रहा हूं फॉर लिथियम, अगर लिथियम हो तो ये, बाकी सब के लिए 673 क्या बन जाएगा, आयनिक हाइड्राइड बन जाएगा। और लिथियम के केस में कोई चार्ज नहीं आएगा, लिथियम कौन सा बनाता है, कोवलेंट, तो लिथियम पे कोई चार्ज दिखा रहा है, बाकी सब पे चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारी हाइड्राइड्स की रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन थी हाँ जी, लिथियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन शेयर है, लॉसिंग, ठीक है ना, इसलिए दोनों में न्यूट्रल दिखाया, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इक्वल। तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, छोटी सी रिएक्शन, क्योंकि सबका नेचर सेम है। लिथियम थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा था, वो मैंने आपको बताया। थर्ड रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ये तो मैंने पहले बता दिया था जब आप कल डिस्कस कर रहे थे हाइड्रेशन एंथैल्पी, कल या परसों। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में हम क्या बोल रहे थे, जो हमारे केटाइंस होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाते थे। वहां पे वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहे थे और उनको अट्रैक्ट जरूर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, हल्का सा चेंज आएगा रिएक्शन में, बाकी रिएक्शन का कोर्स वैसे रहेगा सेम। जब हमारे ग्रुप 1 के मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म, किस फॉर्मूला के, जनरल फॉर्मूला ये है, मेटल मेटल के साथ OH, ठीक है। जो इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नीचे, मतलब सारे के सारे ऐसे बेस बिहेव कर सकते हैं। NaOH ऐसे बेस बिहेव करते हैं, KOH ऐसे बेस बिहेव करते हैं। तो सारे के सारे कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो ये इसमें 2 पॉइंट्स हो गए। फिर इसमें दिक्कत कौन क्रिएट करेगा, लिथियम, उसके बारे में बताना पड़ेगा। आयनिक नेचर के होते हैं, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कोवलेंट होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे बनेंगे वो सारे आयनिक होते हैं। जैसे NaOH है तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, KOH है तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, लिथियम में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारे पॉइंट्स हो गए। रिएक्शन दिखा देते हैं, लिथियम की रिएक्शन मैं दिखा देता हूं। अब इसको देखो, वाटर मॉलिक्यूल को कैसे याद करोगे, HOH, तो लिथियम के साथ OH और हाइड्रोजन जो है वो ऐसे गैस रिलीज होगी, तो हमारे पास आएगा NiOH प्लस H2। यहां पे तो एक हाइड्रोजन था तो बैलेंस करने के लिए हाफ होगा, समझ में आ गया। इसका जो हाइड्रोक्साइड है ना ये बेसिक है नेचर में, सॉरी ये कोवलेंट है नेचर में, बाकी सारे क्या होते हैं, आयनिक और बेसिक। तो मेटल प्लस वाटर चेंजेस टू M पॉजिटिव OH नेगेटिव हाफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया, मतलब इसका आयनिक नेचर। तो ये थी हमारे पास हमारी पानी के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसमें कुछ समझना तो बताओ, नहीं तो यस सर लिख दो। इन दोनों रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो यस सर लिख दो। कुछ पूछना है? ठीक है सारिका,
ठीक है कीर्ति। चलिए, तो ये है हमारे पास हमारी पानी वाली केमिकल प्रॉपर्टी। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहे हैं हम हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस को अपन जनरली डिनोट करते हैं X से, और ये है कौन? ग्रुप 17 वाले, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे हैलोजेंस होते हैं, तो इनके साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन टेक्स प्लेस vigorously and violently। मतलब बड़े खतरनाक तरीके से रिएक्शन होती है। विग्रस का मतलब होता है एकदम जल्दी, और वायलेंट का मतलब होता है रफ तरीके से, कुछ धमाका वाला एक्सप्लोजन वगैरह हो सकता है, लार्ज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो हैलोजन जब अपन इनमें डायरेक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन हमारी जल्दी भी होती है, लेकिन खतरे वाली होती है, वायलेंट भी होती है। फिर इसमें हैलाइड्स बनेंगे, जो कंपाउंड बनते हैं ना, अगर हैलाइड बनते हैं तो आप लिखोगे मेटल हैलाइड्स। अगर ये नाम अच्छा लग रहा, metal salts are formed। All halides are ionic in nature except lithium। लिथियम के हैलाइड्स होंगे कोवलेंट विद एक्सेप्शन, और बाकी सबके हैलाइड्स होते हैं आयनिक। जैसे सोडियम का क्लोरीन वाला हैलाइड सोडियम क्लोराइड, तो वो आयनिक होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन जो लिथियम होगा, लिथियम वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये ना सारी कहानी आप पढ़ते होते हो। 4th चैप्टर में एक रूल आता है फेजन रूल। अगर आपकी कॉपी आपको पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो फेजन रूल। जैसे डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि हमारी बॉन्ड कितने परसेंट आयनिक है, वैसे ही फेजन रूल हमें ये बताता है कि हमारी कोवलेंट, हमारी जो आयनिक बॉन्ड है वो कितने परसेंट कोवलेंट है। डाइपोल मोमेंट बताता है आयनिक कैरेक्टर के बारे में, और फेजन रूल बताता है कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में। तो वहां पे लिथियम की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, तो फेजन रूल इसको बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो कभी रिवीजन वगैरह करवाने की जरूरत है। ठीक है, अभी काम कर लीजिए। तो ये हमारी कुछ एक पॉइंट्स थी, हमारी बातें थी जो हमें बतानी चाहिए। रिएक्शन देख लो। सोडियम प्लस क्लोरीन चेंजेस टू सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम प्लस ब्रोमीन चेंजेस टू पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये आयनिक होते हैं नेचर, तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दो। ये हमारी हैलाइड्स वाली रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड लास्ट रिएक्शन पे आ गए हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक पहले वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ये है हमारी रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया जो होती है ना, वो नेचर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अमोनिया जो है वो गैस है जो हमें नेचर में मिलती है, लेकिन हमें यहाँ पे अमोनिया को कंप्रेस करना है। अमोनिया को कंप्रेस करके हम उसे लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, जब आप अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, उसे हम बोलेंगे लिक्विड अमोनिया। फिर अपन ने लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन करवानी है हमारे ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ। तो वहां पे हमारे पास कैसे रिएक्शन होती है ये मैं आपको बताऊंगा। आप लिखोगे in this reaction liquid ammonia
reacts with group 1 metals to form deep blue colored ammoniated solution, which is paramagnetic in nature. Which is paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें मैंने बताया होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हल्का फुल्का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करती हैं, जैसे हमारा कोबाल्ट है, आयरन है, ये सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो सकती है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते उन्हें आप बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो जैसे कार्बन है, नॉन मेटल है, नहीं शो करती। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास, ज्यादा डिटेल में आप इसको पढ़ोगे अगले साल, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट आएगा वहां पे पढ़ोगे, पहला वाला चैप्टर ही है वो यूज करेंगे। तो ये सब बातें फिर पोस्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया, ये वाला सॉल्यूशन हमारा पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन वीकली मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, करता है मैग्नेटिक कैरेक्टर। होता क्या इस रिएक्शन में, देखो हमारे पास ग्रुप 1 की मेटल होगी, वो कोई भी हो सकती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उस मेटल के साथ हमने अमोनिया की रिएक्शन करवानी है। तब अमोनिया को मैं यहां कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। मतलब इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, पहले सुनो। मेरे पास मेटल थी, मेटल के साथ मैंने 10 अमोनिया रिएक्ट करवा दिए, 10 अमोनिया। अब हुआ क्या, 10 में से 6 अमोनिया जो है वो कंबाइन हो जाती है मेटल के साथ, ठीक है, और मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हैं। ये वाला पॉजिटिव चार्ज किस पे एक्चुअल में, मेटल पे, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था ये, बाकी के जो 4 अमोनिया हमारे बच गए वो किस तरह कंबाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है जी, ये हमारी रिएक्शन है। अब 10 अमोनिया थे, मैंने कैसे यूज किए, 6 + 4, तो इसका सिंपल समझ गए, बस यही केस है। एक्चुअल में ना मुझे मेरी प्रॉपर मेटल नहीं पता, हर एक मेटल की टेंडेंसी अलग होती है, वो कितने अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड करेगी। सोडियम जो होता है वो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल ऐड करता है, पोटेशियम 12 अमोनिया के मॉलिक्यूल ऐड कर देगा। तो हर एक मेटल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना, तो मुझे तो नहीं पता ये मेटल कौन सी है, तो मुझे कैपेसिटी भी नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा, जो एक्स मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के वो कंबाइन हो जाएंगे मेटल के साथ, बाकी के जो वाई बच गए वो इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये जनरल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, समझ में आ गया होगा। तो यहां पे देखो क्या होगा, सबसे पहले मेटल की रिएक्शन करवाएंगे X + Y अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। X molecules of ammonia react with metal और मेटल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा देंगे, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो वाई अमोनिया के मॉलिक्यूल से साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। इसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन।
अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस सॉल्यूशन का कलर कौन सा आता है? डीप ब्लू। किस वजह से आता है? इनकी वजह से आता है। जो हमारे सॉल्यूशन का ब्लू कलर है उसमें कैटायन की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर ये ना भी होते तो भी कलर आ जाता, लेकिन अगर ये नहीं होते तो कलर गायब हो जाएगा। तो जो डीप ब्लू कलर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। समझ में आया? दिस सॉल्यूशन इज, ये प्रोडक्ट वाला सॉल्यूशन इज highly unstable and decomposes on long standing। मतलब आप अगर इसको ज्यादा देर तक ऐसे ही पड़ा रहने दोगे तो ये बड़ा बड़ा डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटते ही इसका कलर चेंज हो जाता है। अभी कौन सा कलर का है? डीप ब्लू। जब ये टूट जाता है अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में, और अमोनिया जब अमाइड में कन्वर्ट होगा तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेडिश ब्राउन। जैसा जंग का कलर होता है रस्ट का कलर, वैसा कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया कि इसको हिलाते रहना पड़ता है। हिलाते रहोगे सही रहेगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे लॉन्ग स्टैंडिंग पे बिना हिलाए तो थोड़ी देर के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी रिएक्शन में अमोनिया। लास्ट रिएक्शन आ गई है हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है जितने भी हमारी ग्रुप 1 की मेटल्स हैं, सारी मेटल्स जो होती हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेंगी। ऑल ग्रुप 1 मेटल्स behaves as reducing agents। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होती है? जब भी एजेंट के बाद आएगा तो बात दूसरों पे डालना। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की रिडक्शन करते हैं। दूसरों को रिडक्शन देंगे मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर दूसरों की रिडक्शन करते हैं तो खुद पे ऑक्सीडेशन होती है। तो यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो कि करते हैं, और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो दूसरों को दे देता है, दूसरे गेन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद भी ऑक्सीडेशन करते हैं। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करते हैं? ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके अकॉर्डिंग कौन होगा? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम या सीजियम? फर्स्ट और लास्ट बता रहा हूं मैं, बीच वाले तो नहीं होंगे। या लिथियम होगा या सीजियम। रिड्यूसिंग एजेंट वो होती है जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकती है। तो लिथियम और सीजियम दोनों में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? सीजियम। तो लिखोगे लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम lithium is the strongest reducing agent। while cesium is weakest reducing agent among all। अपनी तरफ से जतिन ने बिल्कुल सही बताया। अगर मैं आपकी जगह पर सुन बैठा तो मैं भी यही बोलता कि सर सीजियम जो है वो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो सीजियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सीजियम को सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। और अगर इतनी आसान होती केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री बड़ी होती, जो हमें लगता है वो होती नहीं। तो एक्चुअल में सारे बातें आपकी सही थी, सारे कंसेप्ट सही थे, लेकिन लिथियम होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन कहां बातें कर रही थी? 8th चैप्टर में। 8th चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था।
वहां पे अपन ने कौन सी केस डिस्कस किए थे, ई नॉट वैल्यू केस डिस्कस किए थे। तो हमें जब भी किसी भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर पता करना होता है, हम कैसे पता करते हैं, ई नॉट वैल्यू देके पता करते हैं। ई नॉट वैल्यू, वहां पे मैंने क्या बताया था, लिथियम की ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव और फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव। तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम की वैल्यू सबसे नेगेटिव है, इसलिए लिथियम हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो आपने क्या किया, थोड़ा सा पता चल दिया, वहां का रेफरेंस देके कि बच्चों को वहां कंफ्यूज कर देता हूँ, यहाँ तो बताना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। लिथियम की ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव आती है, ये वाली बात तो आपने पढ़ी थी 8th चैप्टर में, मैं प्रूव कर देता हूँ। ई नॉट वैल्यू जो होती है हमारी, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, 3 फैक्टर्स पे, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक बार वो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो इस पे क्या आएगा, मतलब मैं तो तीनों एनर्जीज को ऐड ही कर रहा था, पर ये माइनस है, तो प्लस माइनस। तो ई नॉट जो है वो इन तीनों वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ाई थी मैंने आपको, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, लिथियम की। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, लिथियम की। लिथियम का साइज सबसे छोटा, इसलिए उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अटैच होते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। अब यहां देखो, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, इसलिए वैल्यू जो है वो नेगेटिव वाली सबसे ज्यादा। तो हमारी ये वाली वैल्यू ऑल ओवर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, इसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी ई नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव। दैट्स व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास हमारा रिड्यूसिंग नेचर का काम। ये 2 ही बातें बतानी थी, कोई रिएक्शन नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई, बाकी फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।